हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कोहलरास लॉ के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है नर्स इक्वेशन। तो आज हम लोग नर्स इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लें कि नर्स इक्वेशन होता क्या है। बेटा, नर्स इक्वेशन एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल को आपस में रिलेट कराता है, आपस में उनको ज्वाइंट करता है। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। कुल मिला के टेम्परेचर और कंसंट्रेशन बदलने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी देने के लिए नर्स इक्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही साथ इसका एक और इम्पोर्टेंट यूज़ है। अभी तक हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 atm हो, कंसंट्रेशन 1 मोल हो, जिस इलेक्ट्रोलाइट को हम यूज़ कर रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन हो उसका, अगर इस स्थिति में हम लोग स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू निकाल सकते थे, यानी ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू हम निकाल सकते थे। लेकिन अगर कोई सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, यानी कि टेम्परेचर 298 डिग्री ना हो, प्रेशर 1 atm ना हो और कंसंट्रेशन 1 मोल के इक्वल ना हो, तब हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए नर्स इक्वेशन हमें हेल्प करता है। यानी हम नर्स इक्वेशन की हेल्प से ऐसे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में ना हो। तो बेटा, नर्स इक्वेशन के बारे में आपको बताया गया कि नर्स इक्वेशन है क्या बेटा। नर्स इक्वेशन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आपस में रिलेट कराता है, और साथ ही साथ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर आप सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक, नर्स इक्वेशन हमें ये भी बताता है कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेटा आगे देखते हैं कि नर्स इक्वेशन होता क्या है। यहाँ पर देखो, ये नर्स इक्वेशन आपके सामने लिखा है। ई सेल यानी कि अनकंडीशनल सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q। बेटा, ये जो इक्वेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक डेराइव इक्वेशन है। हम लोगों के कोर्स में इसका डेरिवेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए ये इक्वेशन थर्मोकेमिस्ट्री से डेवलप किया गया है। फिर किसी क्लास में आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस फार्मूले को समझना और उसका प्रॉपर यूज़ कब और कैसे कहाँ करना। बेटा देखो, यहाँ पर ln Q है। अब इस ln Q को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, अगले इक्वेशन में उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ln क्या हो, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए, ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस R यहाँ पर क्या बेटा, गैस कांस्टेंट है, तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू रख दी गई। T 298 केल्विन माना गया, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन हो। उसके बाद में 2.303 ऐसा बताया गया कि ln को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रखा गया है, अपॉन n क्या है बेटा, n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के थ्रू हो रहा हो, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनके मोल्स की संख्या के बारे में जानकारी देता है। और F आप जानते हैं कि फैराडे है, 96500 के बराबर होता है। क्लियर? ये तो आपका मेन नर्स इक्वेशन हो गया है। अब इसके बाद में इसको और कॉम्पैक्ट किया जाए। अगर इन सारी वैल्यूज़ को, जैसे कि 8.314, 298, 2.303 और 96500 को आपस में अगर कैलकुलेट किया जाए, सॉल्व किया जाए, तो उनका एक कॉम्पैक्ट फॉर्म आता है जो कि होता है 0.0591 के बराबर। अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया, इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके और इजी तरीके से समझने के लिए यहाँ पर इसको इस तरह से रखा गया। ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 Q। क्लियर? अब आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि ये Q क्या है, इसके बारे में बात कर लेंगे। Q बेटा होता है रिएक्शन कॉफिशिएंट। रिएक्शन कॉफिशिएंट, इसको आप लोगों ने 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर आप लोगों को याद होगा तो वहाँ पर एक टर्म आया था रिएक्शन कॉफिशिएंट, उसके बाद में क्वाटेंट आया था। ठीक है,
तो ये क्या है, ये रिएक्शन कॉफिशिएंट है जो कि आप लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में 11th में पढ़ा है और इसको निकालने का प्रोसेस भी देखा कि किस तरीके से कंसंट्रेशन पर हम K का मान निकालते हैं, Q का मान निकालते हैं। तो यही Q है जो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर Q क्या है बेटा, रिएक्शन कॉफिशिएंट है जिसको आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में 11th में पढ़ रखा है, उसको यहाँ पर यूज़ किया गया। फिलहाल यहाँ पर आपको तरीका भी बताया जाएगा कैसे निकालना है और आप लोग जानते भी हैं। अब आगे देखेंगे, जैसा कि पहले बताया गया है कि ई सेल निकालने का फार्मूला आपके पास आ गया। अब इसके बाद में अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला होगा ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको हमेशा यूज़ करना है। बहुत ही ध्यान से इसको देख लें और इसको नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ये इतना हिस्सा आप नोट कर सकते हैं जो कि हर तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नर्स इक्वेशन को हम कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। बेटा नर्स इक्वेशन को यूज़ करने के दो तरीके हैं, एक तो हाफ सेल के लिए और दूसरा फुल सेल के लिए। हाफ सेल के बारे में आप लोग जानते हैं। हाफ सेल बेटा दो तरीके के हो सकते हैं, पहले भी आपको बताया जा चुका है। पहला होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, और दूसरा होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड। अब इन दोनों में नर्स इक्वेशन को कैसे यूज़ करेंगे इसको आप देख लीजिए। मान लीजिए कोई रिएक्शन है जो कि ऑक्सीडेशन टाइप की है, मेटल है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया और आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड का रिएक्शन होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं जिंक से जिंक आयन का बनना। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इस हाफ सेल के लिए नर्स इक्वेशन की हेल्प से आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10। इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा आप देख रहे होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिडक्शन स्टेट, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन स्टेट। यहाँ पर इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। ध्यान रखिएगा आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट और रिडक्शन स्टेट को पहचान सकें। तो आप लोगों के लिए होमवर्क समझ लें या प्रैक्टिस समझ लें, आपको हर एक सेल में अभी आपको बताना होगा कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। साथ ही साथ अपने नोट्स में आप इस फार्मूले में ऑक्सीडेशन स्टेट को ऊपर लिखेंगे और रिडक्शन स्टेट को नीचे लिख के दिखाएंगे। M से M प्लस आयन का बनना आपने बताना है किसका ऑक्सीडेशन है और किसका रिडक्शन है, उसको इस इक्वेशन में आप फिलअप करेंगे। क्लियर। फिर आगे बढ़ेंगे, अगर कोई रिडक्शन इलेक्ट्रोड है, अगर कोई रिडक्शन इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको आप यहाँ देख रहे हैं फार्मूले में। ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए फार्मूला कैसे यूज़ करना है बेटा, सब कुछ सेम है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर अब रिडक्शन स्टेट ऊपर की तरफ और ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे की तरफ लिखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट और रिडक्शन स्टेट के लिए जो नर्स इक्वेशन है उसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। इसको रटने का प्रयास मत कीजिएगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर कब होगा और रिडक्शन स्टेट ऊपर नीचे कब होगा। तो उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, आपको पहचानना पड़ेगा कि किस तरीके का वो इलेक्ट्रोड है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है तो आपको हमने ऊपर बताया उस तरीके से फार्मूला लिखेंगे। अगर रिडक्शन इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर फार्मूला इस तरीके से लिखा जाएगा। और फिलहाल आपके हिंट के लिए यहाँ पर दे दिया गया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, अगर कोई कंप्लीट सेल है, कंप्लीट सेल का मतलब अगर उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि रिडॉक्स टाइप का कोई सेल है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल डेनियल सेल का लिया है। एग्जांपल देखिए, जिंक सॉलिड स्टेट में है प्लस कॉपर आयन जिसका कंसंट्रेशन C1 है, फिर वहाँ से जिंक आयन बन रहा है जिसका कंसंट्रेशन C2 है और साथ में कॉपर जो कि सॉलिड स्टेट में मिल रहा है। अगर इस पूरे सेल रिएक्शन के लिए हमें नर्स इक्वेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, उसका एक सिंपल सा तरीका है, इसको यहाँ पे सीख लीजिए, नहीं तो आप परेशान रहेंगे और रटते रटते कन्फ्यूज़न में सवाल करना सीखेंगे।
ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन के बारे में बात हो चुकी है, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बेटा अगर कोई आपके पास कंप्लीट सेल आ रहा है, ये मान लीजिए डेनियल सेल ही दिया जा रहा है, अगर इसके लिए आपको नर्स इक्वेशन लिखना है तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की तरफ कौन कौन सा है, जिंक आयन है और कॉपर है, तो जिंक आयन और कॉपर रख लिया गया है। और रिएक्टेंट की तरफ देखिए जिंक और कॉपर आयन है, तो उसको नीचे हमने लिख दिया जिंक और कॉपर आयन। और इससे पहले आप लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा ही है कि जो सब्सटेंस अपने नेचुरल फॉर्म में होते हैं उसे कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, हम 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जिंक और कॉपर के कंसंट्रेशन का मान कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। और हमें मेन फार्मूले में जो मिलेगा वो मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस सब के झंझट से आपको हटना है और एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ करना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो आप लोगों ने तीनों तरीके के यूजेस को देखा नर्स इक्वेशन का। आपको इसी की हेल्प से सारे जितने भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे सॉल्व करने हैं। तो आप बहुत ही सीरियसली इन चीज़ों को देख लीजिए और कहीं कोई भी दिक्कत होगी तो आप पीएसएस की क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज़ हमने कही थी अभी, आपको हर एक रिएक्शन में पहचानना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पीएसएस के दिन ज़रूर बताएंगे। थैंक यू बेटा।